हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, कल जो हम टॉपिक कर रहे थे फ्लावर अरेंजमेंट, उसका आधा पार्ट रह गया था जो कि आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे पुष्प सज्जा के प्रकार क्या हैं। तो प्रकार की अगर बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो अरेंजमेंट किया जाता है, फ्लावर अरेंजमेंट किया जाता है, किस किस तरह की शैली अपनाई जाती है, सो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट आता है आपके रेखीय डिजाइन में पुष्प व्यवस्था। ठीक है, ये होती है बेसिकली 4 प्रकार की होती है। रेखीय डिजाइन, समूह शैली, लघु पुष्प और आपके मिली जुली पुष्प व्यवस्था। ठीक है, सो इसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं रेखीय डिजाइन में पुष्प व्यवस्था। सो यह पुष्प व्यवस्था पूर्वी एवं पश्चिमी शैली का मिला जुला रूप है। ठीक है, इसमें फूलों, पत्तियों, टहनियों एवं अन्य सामग्री को रेखीय डिजाइन में इस तरह से सजाया जाता है कि पौधे की वृद्धि की सुंदर, आकर्षक एवं विशिष्ट रेखाएं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हों। मीन्स कि रेखीय डिजाइन का मतलब ये है कि इस तरह से इसके फूलों, पत्तियों, टहनियों को सजाया जाता है कि वो ऐसा लुक देता है कि पौधा जो है इसी तरह से वृद्धि करता है और उसकी वृद्धि की सुंदरता दिखाई देती है। ठीक है, इसके अंदर देखिए अर्धचंद्राकार जो है रेखीय रूप दे सकते हैं, त्रिकोण रेखीय रूप दे सकते हैं, समानांतर रेखीय रूप दे सकते हैं। अर्धचंद्राकार आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक दिस। ठीक है, त्रिकोण आपको पता है, उसके अलावा समानांतर आपको पता है, वक्र। ठीक है, इस तरह से ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं कि इस तरह से आप दे सकते हैं, इसको एक रूप दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए इसके अंदर आप देखिए जो व्यवस्था है करते समय थोड़ा जो ध्यान रखने वाली बातें होती है, तो आपकी जो सामग्री है, जो फूल हैं, उनको गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए फूलों की, टहनियों की। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि क्वांटिटी ले रहे हैं बट हम उसकी क्वालिटी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें इसके अंदर ध्यान देने की हैं। इसके अलावा वही सब जो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि आपके माइंड में एक आउटलाइन होनी चाहिए कि या रूपरेखा होनी चाहिए कि कैसा फ्लावर अरेंजमेंट करना है, कैसा डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी डिज़ाइन बनाएं, जैसे कि आपने जो रेखा बनाई है, रेखाओं का यूज़ इस तरह से आकार में करें कि जैसे आपका त्रिभुज बनता हो। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश का अक्षर सी है, आपके एफ है, ई है ना, एस है, जेड है। इस तरह की अन्य कोई भी आकृति बनानी हो तो आपके माइंड में उसकी आउटलाइन, आप उसकी इमेज पहले से आपको काल्पनिक रूप से तैयार कर लेनी है। ठीक है, रेखीय पुष्प व्यवस्था के लिए कैसे फूलों की फूलदान श्रेष्ठ होते हैं? उथले फूलदान। ठीक है, उथले फूलदान जो होते हैं वो आपके श्रेष्ठ माने जाते हैं। उसके अलावा वही सब की ध्यान देना चाहिए हर चीज़ का, ताकि देखने में बुरा ना लगे। ठीक है, तो ये आपके रेखीय पुष्प व्यवस्था। सो नेक्स्ट चलते हैं लघु पुष्प व्यवस्था। लघु पुष्प व्यवस्था में आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, किसी छोटे पात्र या फूलदान में लघु पुष्प सज्जा की जाती है। ठीक है, लघु पुष्प सज्जा की जाती है। जैसे कि क्या होता है, छोटी कटोरी। ठीक है, छोटी कटोरी हो गई, ग्लास हो गया, प्लेट हो गई, चौड़े मुंह की छोटी शीशी हो गई, एश ट्रे हो गई। सो इन सब चीज़ों के का यूज़ किया जाता है किसमें? मिनिएचर फ्लावर अरेंजमेंट में, लघु पुष्प व्यवस्था में। ठीक है, और सामान्यतः लंबाई कितनी होती है? 4.5 इंचेस से आपके 5.5 इंचेस रखी जाती है इसके फ्लावर्स की, यानी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे इसमें नहीं रखे जाते। यानी कि आपका अगर आपका फूलदान, ठीक है, छोटा है तो आपको इसके अंदर जो फ्लावर अरेंजमेंट करना है वो इसी तरह का छोटा होना चाहिए। इसको बोलते हैं लघु पुष्प सज्जा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं समूह शैली पुष्प व्यवस्था। समूह शैली पुष्प व्यवस्था में क्या आता है? बेसिकली देखिए इसमें इसका श्रेय जो है वो जाता है अंग्रेजों को, और ये जो सज्जा है भारत में अपने परंपरागत रूप से पुष्प सज्जा जो है में इसी शैली का यूज़ किया जाता है, समूह शैली पुष्प व्यवस्था। इसके अंदर इसको आप गुलदस्ता सजाना भी कहते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं। समूह शैली पुष्प व्यवस्था का जो तात्पर्य है वो क्या है? बेसिकली अर्थ क्या है? सुंदर, आकर्षक एवं चटकीले रंगों के फूलों को चुनकर व्यवस्थित करके फूलदान में लगाना। इसका समूह से आपको समझ में आ रहा होगा, फ्लावर अरेंजमेंट इन
मैस स्टाइल मीन्स कि आपके इसके अंदर सुंदर आकर्षक चटकीले रंगों को, फूलों को चुना जाता है, व्यवस्थित करके फूलदान में लगाया जाता है। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के, ठीक है। और इसके अंदर चलते हैं तो देखें, इसमें आपके फूलदान जो है वो ऊंचा होता है, ठीक है। ऊंचे फूलदान का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। मीन्स पॉट जो होता है, ठीक है, फ्लावर पॉट जो होता है वो ऊंचा होता है। और इसके अंदर विशेषता जो है वो रेखाओं पर बल नहीं दिया जाता। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि उसमें रेखाओं पर बल दिया जाए, रेखाओं से आकार जो बनाया जाता है उस पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि इसमें बेसिकली क्या ध्यान रखा जाता है, फूलों का रंग, फूलों की सुंदरता, इस पर बल दिया जाता है, ठीक है। ये इसकी जो है समूहीकृत जो आपके पुष्प सज्जा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिली जुली पुष्प व्यवस्था। मिली जुली से समझ में आ रहा होगा, अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा है, रेखीय शैली और समूहीकृत शैली, इन दोनों का इसके अंदर जो है वो यूज किया जाता है। दोनों शैलियों का इसके अंदर यूज किया जाता है। और आपके इसमें ध्यान क्या रखा जाता है, दोनों शैलियों के यूज के बाद इसमें इसकी गुणवत्ता विशेषताओं को चुनकर इसके अंदर उपयोग किया जाए। मीन्स शैलियां दोनों यूज की जाती है, रेखीय भी समूहीकृत, इसीलिए तो इसका नाम मिली जुली पुष्प व्यवस्था या मिश्रित पुष्प व्यवस्था है, ठीक है। इसके अंदर जो दोनों तरह की शैलियां हैं उसमें सबसे अच्छे गुणों और विशेषताओं वाले जो फ्लावर्स होते हैं उनको चुनकर, ठीक है, और उनका यूज किया जाता है और नई सज्जा बनाई जाती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, मिश्रित व्यवस्था। इसमें केंद्र में समूहीकृत शैली, ये आप ध्यान रखिएगा, सेंटर में यूज करते हैं समूहीकृत शैली का। और समूहीकृत शैली में क्या देख रहे थे, उसके अंदर देख रहे थे आपके फूलों का रंग, सुंदरता, ये सब चीजें। और बाहर की तरफ रेखीय शैली मीन्स आउटर में आपके रेखाओं से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आकार, तो बाहर की तरफ क्या देखते हैं, रेखीय शैली। और आपके समूहीकृत शैली सेंटर में यूज की जाती है आपके मिली जुली पुष्प व्यवस्था में, ठीक है। इसके अंदर देखिए कुछ कलाकार ऐसे थे, कुछ आर्टिस्ट थे जिन्होंने पुष्प सज्जा की 3 विधियां बताई। फर्स्ट बताई आपके इसके अंदर परंपरागत विधि, ठीक है, सेकंड बताई पूर्व देशीय विधि और थर्ड बताई आधुनिक विधि। सो आपको इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर। और मुख्य विधि की अगर बात करें तो मुख्य इसमें 2 विधियां आ रही हैं, ठीक है। फर्स्ट आ रही है इसके अंदर औपचारिक पुष्प सज्जा। औपचारिक पुष्प सज्जा की अगर बात करें तो परंपरागत या रूढ़िगत पुष्प सज्जा भी इसको बोला जाता है। और इसके अंदर उपयोग किसका किया जाता है, उपयोग किया जाता है आपके सीलखड़ी या फिर चीनी मिट्टी के जो पॉट होते हैं, ठीक है, उनका यूज किया जाता है इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर जानने वाली बस इतनी सी ही बात है। इसमें भी वही आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो फूल हैं, सुगंध के फूल हैं, कलियों, पत्तियों, टहनियों का यूज किया जाता है, ठीक है। भारत में, चीन में और अन्य जो भी आपके पूर्वी देश है वहाँ पर आज भी इस तरह की पुष्प जो सज्जा है की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अनौपचारिक। ये आपके औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पुष्प सज्जाएं मिली जुली पुष्प सज्जा के अंदर आता है। इसमें देखिए अनौपचारिक पुष्प सज्जा में जापानी शैली पर आधारित होती है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है आपके अनौपचारिक संतुलन। और ये जो पुष्प सज्जा होती है इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत रुचि पर आधारित होती है, ठीक है। व्यक्तिगत रुचि पसंद, ठीक है, उस पर निर्भर करती है। और जो फ्लावर अरेंजमेंट करने वाला होता है मीन्स जिसको सज्जा करता बोलते हैं, वो पुष्प व्यवस्था के माध्यम से क्या करता है, अपने विचारों, भावों और संवेगों को अभिव्यक्त करता है। मीन्स कि उससे उसकी जैसे अगर वो अपनी रुचि के अनुसार फूल चूज करता है, लगाता है, किस तरह से वो पुष्प सज्जा करता है, जिससे उसके क्या पता लगता है, उसके भाव, उसके विचार, ठीक है, उसके संवेगों का पता चलता है, जिसको बेसिकली क्या बोला जाता है, आप व्यक्तित्व की अभिव्यंजना कह सकते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी एक्सप्रेसिवनेस मीन्स कि आप इंसान की चॉइस से उसकी जो पसंद है, रुचि है, किस तरह का उसका भाव है, संवेग है, इससे आप पता लगा सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी एक्सप्रेस होती है उसकी सोच से, उसकी रुचि से, उसकी पसंद से, ठीक है, उसके आर्ट से। सो इसको व्यक्तित्व की अभिव्यंजना कहा जा सकता है, ठीक है। इस जो ये विधि होती है, अनौपचारिक जो विधि होती है, बेसिकली इसके अंदर आपके रंगों को अधिक महत्व न देकर रेखाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कलर्स को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, इसमें रेखाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कम से कम फूलों, पत्तियों, टहनियों का इसके अंदर यूज़ किया जाता है, सुंदर और आकर्षक सज्जा बनाई जाती है। उसके अलावा अनौपचारिक में कैसे
पॉट का यूज़ किया जाता है, स्क्वायर पॉट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर स्क्वायर पॉट का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जापानी पुष्प सज्जा। ये देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अभी जापानी पुष्प सज्जा की बात करें तो जापानी पुष्प सज्जा जो है, जापानी जो लोग थे वो प्रकृति प्रेमी रहे हमेशा से, तो उनके जो नेचर से जो उनका लगाव था उसी के कारण जो पुष्प सज्जा है उसका विकास हुआ। ऐसी पुष्प सज्जा का विकास हुआ जिसका पूरा जो कि पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गई। और जापानी पुष्प सज्जा जो है इसके अंदर इकेबाना, ठीक है, इकेबाना जो शैली है वो संपूर्ण संसार में क्या है, प्रसिद्ध शैली है। फूलों पौधों को आध्यात्मिक आधार मानते हैं जापानीज। ठीक है, उसके अलावा देखिए फूलों को कांसे के बर्तन में रखकर, ठीक है, फूलों को कांसे के बर्तन में रखकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने रखा जाता था। ठीक है, और जिसकी ऊंचाई कितनी होती थी, जिसकी ऊंचाई होती 10 से 15 फीट तक थी। ठीक है, आध्यात्मिक आधार मानते हैं फूलों को, सो जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 10 से 15 फीट की। उसके अलावा लोग अपने घरों में क्या करते थे, जो पूजा स्थल हैं वहाँ पर और विभिन्न कक्षों में फूलों से डेकोरेशन करते थे, सजावट करते थे, जिसको किस नाम से जाना जाता है, तोको नामा नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जापानीज जो है घरों में, पूजा स्थलों में, विभिन्न कक्षों में जब फूलों से डेकोरेशन करते थे, यूज करते थे फूलों का, सो उस शैली को तोको नामा कहा जाता था। ठीक है, जापानी पुष्प सज्जा जो है उसमें मुख्य शैलियाँ कौन कौन सी आती है। फर्स्ट आता है आपके इकेबाना। ठीक है, इकेबाना की अगर बात करें तो इकेबाना जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवित फूल। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवित फूल, मीन्स कि ये जो है फूलों को, टहनियों को, पत्तियों को जीवित मानते हैं और इनमें प्रतीकों का, प्रतीक के रूप में इसका यूज करते हैं। और आपके इसके अंदर जो है प्रकृति की आत्माभिव्यक्ति होती है, मीन्स कि प्राकृतिक फूल होते हैं, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं होता, तो प्रकृति की जो एक्सप्रेसिवनेस है वो दिखाई देती है। ठीक है, उसके अलावा जो है ये प्रतीक किसका माना जाता है, मनुष्य के नाशवान जीवन और उसके पश्चात अमरत्व से ये प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिकता पर विश्वास करते हैं, ईश्वर के प्रति इनका जो विश्वास है उसी से रिलेटेड इन्होंने इस प्रतीक को दिया है। ठीक है, चौड़े आकार के फूलदान और गमलों का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जानने वाली बात। उसके अलावा जो प्रयुक्त किए जाने वाले फूल होते हैं इसके अंदर वो एक ही स्थान के और एक ही मौसम के यूज होते हैं। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं मोरीबाना और नाजीरे शैली पर। मोरीबाना और नाजीरे शैली की अगर बात करें तो ये भी सर्वाधिक प्रचलित है। जैसे इकेबाना प्रचलित है, इकेबाना फेमस है, वैसे ये भी शैली प्रचलित है। और मोरीबाना जो है इसके अंदर आपके जो पॉट का यूज़ किया जाता है, फूलदानों का जो उपयोग किया जाता है वो आपके चौड़े भी होते हैं। ठीक है, चौड़े फूलदान भी होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। पीछे वाले में मैंने आपको बताया था इकेबाना में चौड़े पॉट का यूज़ किया जाता है, इसमें चौड़े और आपके लंबे आकार के भी फूलदानों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दोनों तरह के फूलदानों का यूज़ किया जाता है। और आपके इसके अंदर जो जापानी सज्जा है आपके, वो पुष्प सज्जा में 3 आधार प्रतीक होते हैं। जो जापानी पुष्प सज्जा है उसके अंदर 3 तरह की टहनियाँ यूज़ की जाती हैं, जो जिन तीनों का एक प्रतीक है, तीनों का अलग अलग प्रतीक है, जो कि आपके 3 टहनियों के माध्यम से उसको अभिव्यक्त किया जाता है। 3 टहनियाँ। फर्स्ट आती है आपकी जिसके अंदर शिन। शिन क्या है, आप इसके अंदर बात करें तो स्वर्ग। यह टहनी पूरी सज्जा का क्या होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, सेंटर होती है और लंबी होती है, मजबूत होती है, सावधानी से इसको छीला हुआ होता है। तो ये किस की तरफ इंडिकेट करती है, ये करती है आपके ईश्वर को इंडिकेट करती है। जैसे स्वर्ग, शिन को क्या प्रतीक है, स्वर्ग, हेवन, और आपके ईश्वर को ये संकेत करती है। ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, ऊंचाई कितनी होती है इसके फूलदान की ऊंचाई, 1.5 गुना ज़्यादा होती है। किससे, फूलदान की ऊंचाई से इस टहनी की ऊंचाई कितनी होती है, 1.5 गुना ज़्यादा होती है। और आपके जो इसके अंदर कोण कौन सा बनाती है ये टहनी, ये टहनी आपके 90 डिग्री के कोण बनाने वाली सीधी रेखा होती है और 10 डिग्री के कोण पर लगाई जाती है। मीन्स की सिफरी रेखा होती है, एक सिफरी रेखा होता है आपके 0 पॉइंट बोलते हैं, जिसको 0 लाइन से स्टार्ट होती है। तो 90 डिग्री का कोण बनाती है और 10 डिग्री के कोण पर इसको लगाया जाता है। तो ये सीधी खड़ी हुई
प्रतीत होती है, सीधी लंबी खड़ी रेखा होती है, लगभग लंबी खड़ी रेखा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सो। सो होता है आपके मनुष्य को प्रतीक करता है। सो जो है इसका प्रतीक क्या है? मनुष्य। कौन सी टहनी होती है ये सजावट की शैली की दूसरी टहनी होती है। ठीक है, मानव जाति को क्या करती है? मानव जाति को प्रतीक करती है, मानव जाति का प्रतीक है। और आपके ये जो एक तरफ से निकलने का आभास देती है, ये जो टहनी होती है दूसरी टहनी जिसका नाम है सो, ये एक तरफ से निकले होने का आभास देती है। और ये जो टहनी होती है इसकी लंबाई होती है 3/4 मीन्स की 3/4। और कौन कौन सा बनाती है? सिफरी रेखा से मीन्स की जीरो लाइन से कौन सा कोण बनाती है? 45 डिग्री के कोण पर सेट की हुई होती है ये। ठीक है, इसीलिए ये जो टहनी है इसका झुकाव जो होता है वो पहली टहनी की तरफ होता है और थोड़ी दिखाई कैसी देती है? एक तरफ निकले होने का फील करवाती है कि एक साइड से निकली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर हाई की। हाई की ये होती है आपके तीसरी टहनी, जो किसका प्रतीक है? पृथ्वी। इसे पहले वाली दोनों टहनियों के से छोटी होती है, सिन व सो दोनों से छोटी होती है। ठीक है, और पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। और इसके अलावा इसके अंदर आता है लंबाई दूसरी टहनी सो की 3/4 ली जाती है। ठीक है, जो इसकी लंबाई होती है दूसरी टहनी सो की लंबाई की 3/4 ली जाती है। और इसका जो कोण होता है वो आपके होता है 75 डिग्री के कोण पर, किससे? सिफरी रेखा के 75 सिफर रेखा के 75 डिग्री के कोण पर ये होती है। सो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जो फ्लावर अरेंजमेंट हमारे जो आधा रह गया था हमने आज उसको कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।